Today we have with us Miss Amanpreet Bali, who is working as an educational psychologist as well as a counselor at Shri Mata Vaishno Devi University, Katra. And we are pleased to have you with us, ma'am. And thank you for accepting the request at a very short duration as well Hello, as a very sir. short Thank you so much. time. So thank you so much. And today we will be talking, as it might be known to most of us, that we will be talking about OCDs as well as PTSDs. So my first question to you, ma'am, that ये OCD basically होता क्या है? What is OCD? So, before I start with what OCD and PTSD is, मैं बताना चाहूंगी कि सिर्फ यही दो डिसऑर्डर्स सिर्फ इफेक्ट नहीं किए हैं हमें पैंडेमिक में। और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स ने इफेक्ट किया है। बट होता क्या है कि कुछ डिसऑर्डर्स जो होते हैं दे आर वेरी ओवर्ट होते हैं, मतलब उनकी एक्शंस बहुत विजिबल हो जाती हैं। जैसे कि ओसीडी में, ओसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस। Okay. नाउ क्या होता है जब हमारे साथ हमें ऐसा कोई स्टिमुलस मिलता है जो जिससे हमें प्रॉब्लम होती है, तो उससे ऑब्सेशन में क्या होता है, हमारे दिमाग में इतने ज्यादा डिस्टर्बिंग एंड डिस्ट्रेसिंग अनवांटेड इमेजेस थॉट्स आने लगते हैं जो बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग होते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं। एंड एज आई सेड ये अनवांटेड होते हैं तो हमारे इन पे कोई कंट्रोल ही नहीं होता। वी कांट स्टॉप इट। द ओनली वे टू स्टॉप इट इज, जो हम कंपल्सन में आते हैं, हम कोई एक्शन करते हैं उनको रोकने के लिए। एग्जाम्पल मैं थ्रू आउट दिस सेशन एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ पेंडेमिक रिलेटेड दूंगी। जैसे हम किसी भी ऐसी चीज को हाथ लगा देंगे, लाइक कोई ओसीडी का पेशेंट किसी चीज को हाथ लगा देगा और उसे लगेगा कि अरे ये तो गंदा है, ये इन्फेक्टेड है। अनटिल एंड अनलेस वो बंदा हाथ नहीं धो लेता रेपिटेटिव वे में, कम से कम भी बोलूंगी तो 10 से 15 बार अगर वो हाथ नहीं धो लेता, Really? दैट्स इज ओसीडी। जब तक वो इतने टाइम में हाथ नहीं धोएगा, उनके दिमाग में वो डिप्रेसिंग थॉट्स, वो डिप्रेसिंग इमेजेस, इट कुड बी एनीथिंग कि मेरी डेथ हो जाएगी, मैं बहुत बुरे Okay. तरीके से इन्फेक्ट हो जाऊंगा, मेरी वजह से और लोग इन्फेक्ट होंगे, मैं भी, मेरी पूरी फैमिली की डेथ हो जाएगी। इस टाइप के थॉट्स और भी बहुत सारे, डिपेंड्स फ्रॉम पर्सनालिटी टू जैसे पर्सनालिटी। मैंने ये चीज अपने आसपास भी बहुत सारे लोगों के बीच में देखा है कि दे आर लाइक वेरी, मतलब आई डू नॉट नो अबाउट ओसीडी एंड ऑल, बट वी जी विल सर। कॉल देम फिनिकी, है ना? कि उनको जो है कहीं कुछ टच हो गया तो हाथ धोना है, या जैसे बहुत सारा प्यूरिटी एंड पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट होता है, आपको पता जी होगा। सर। या कि जैसे कि हम लोग के टेबल मैनर्स होते हैं कि ये हाथ से इसको नहीं टच करना, उसको ऐसे नहीं टच करना, ये झूठा हो जाएगा, तो दिस एंड दैट। फिर वो ना, जैसे मैंने अपने घरों में ही देखा है कि पीपल विल बी लाइक कि एक हाथ से खाना खाते हैं, अगर जी दूसरा सर। हाथ गलती से भी लग गया ना तो दे विल हैंग दिस हैंड लाइक दिस कि ये तो कहीं वो कुछ। बहुत ही, हाँ, हाँ। बट वो उसमें ना बहुत ही थिन लाइन होती है तुम्हें, ओके। लाइक वो डिसऑर्डर की तरफ चला जाए, बहुत ही थिन लाइन होती है। वी हैव टू ऑब्जर्व अ बिहेवियर, या फिर जो भी हमारा कंसर्न पर्सन है। तो जब तक वो रेपिटेटिव एक्शन को कर नहीं लेते सर, इसके अलावा उनके पास उस थॉट को, उन इमेजेस को सप्रेस करने का कोई वे नहीं होता कोई है। वे नहीं होता है। कोई वे नहीं होता है। और और वो डू दे जी, फील ऑल्सो एंजाइटी एंशियस या कुछ इट इज अ टेंस? टाइप ऑफ एंजाइटी। ओसीडी इज अ टाइप ऑफ एंजाइटी। ओके आपको ओके वो ओके। आता रहेगा कि समथिंग रॉन्ग विल हैपन टू यू इफ यू विल नॉट डू समथिंग टू स्टॉप दीज थॉट्स एंड इमेजेस जो आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो तो इसीलिए इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का, आप बहुत ही ज्यादा मजबूर हो जाते हो एक्शन करने के लिए। आप जितना मर्जी डिले करें, यू हैव टू डू इट। तो ये तो इसके सिम्टम्स क्या होते होंगे? मतलब कि जैसे कि मैंने बताया कि अपने घरों में मैंने देखा है, बट एज जी यू आर सेइंग दैट थिन लाइन डिफरेंस होगा कोई, कि ये ओसीडी वाले हैं, ये ओसीडी वाले नहीं है। तो हाउ टू कैच दीज सिम्टम्स, और कैसे कोई, जैसे सपोज कि मुझे है कि नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? हाउ आई कैन? रेपिटेशन सबसे बड़ा सिम्टम होता है इसके, ओके। रेपिटेशन। जैसे आप देखेंगे हम घर से बाहर जब निकलते हैं, हम लॉक लगा देंगे तो वी चेक इट ओनली वंस और ट्वाइस। बट ओसीडी बंदा जो होगा सर, उसको बहुत बार चेक करेगा, रिपीटेटिवली चेक करेगा। घर से दूर जाने के बाद भी उसके दिमाग में ख्याल आते रहेंगे कि अगर वो अच्छे से लॉक बंद नहीं हुआ है तो मे बी मेरे घर में चोरी हो जाएगी, मे बी ओके। मेरे घर में कोई चला जाएगा, मतलब वो एंजाइटी में रहेगा। वो कभी भी चैन से नहीं रह सकता। एंड वो रेपिटेशन इतना रहेगा जब तक वो वापस आएंगे नहीं,
लॉक को वापस चेक करेंगे या दरवाजा खोल के अंदर प्रॉपर चेक नहीं करेंगे, उनको चैन नहीं आता है। मतलब तो ये उस लेवल का एंजाइटी हो जाता है उनको। is there any test also to check or something like that? I'm not. मोस्टली ये जो मतलब ओसीडी होता है, इसकी जो बिहेवियर्स होते हैं दो टाइप के होते हैं। Hmm. एक होता है ओवर्ट बिहेवियर, एक होता है कोवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट इज योर जो आप फिजिकल एक्शंस करते हैं, जैसे आप ऑर्डरिंग कर देते हैं किसी चीज की, एक ही लाइन में चीज लगनी चाहिए अदरवाइज आपको एंजाइटी हो जाएगी। या जी सर। एंड द अदर थिंग इज आप बार बार रीचेक करते रहते हैं, बार बार चेकिंग करते हैं चीजों की, गैस बंद हुआ नहीं हुआ, हमने फैन का लाइट स्विच बंद किया नहीं किया, लाइट का स्विच बंद किया नहीं किया, या फिर मैंने हैंड वॉश किए 10 से 15 से 20 से 25 बार लोग हाथ धोते हैं, इससे भी ज्यादा वर्स्ट कंडीशन हो जाती है सर लोगों की। तो ये होते हैं ओवर्ट विजिबल कंडीशंस, जिनको हम बोलते हैं। Okay. दूसरे होते हैं जो होती है कोवर्ट, जैसे मेंटल एक्ट्स होते हैं। हम्म। मेंटल एक्ट्स को आप नहीं इतना इजीली पकड़ पाते, जैसे आप दिमाग में ना कोई नंबरिंग बोलना शुरू कर देते हैं। Okay. आप प्रेयर करना शुरू कर देते हैं पर्टिकुलर नंबर के ऑर्डर के हिसाब से, या फिर आप कोई एक वर्ड को पर्टिकुलर नंबर या ऑर्डर में बोलेंगे। तो ओवर्ट एक्शंस तो बहुत इजीली पकड़ सकते हैं हम, कोवर्ट एक्शंस को पकड़ना बहुत मुश्किल है अनटिल अनलेस आपको पेशेंट खुद बताएगा। हाँ, obviously, मतलब therefore counseling is important, right? हाँ, exactly. And awareness is also important. Awareness is also Sometimes हाँ, important. समटाइम्स पेशेंट की कुछ ऐसी भी पर्सनल एक्टिविटीज होती हैं जो वो सबके सामने नहीं करता है, बट वो रेपिटेटिवली करता है, इन अ वेरी वियर्ड मैनर करता है। जब तक उसे आप अवेयर नहीं करेंगे, उसे खुद भी पता नहीं चलेगा कि ये एक प्रॉब्लम है। Okay. He or she knows this is not in something, this is something wrong, सही नहीं है, अनरीजनेबल है। उसको पता होता है कहीं ना कहीं कि ये मेरे अपने ही दिमाग का एक उपज है, ये अनरीजनेबल है, बट उसको एग्जैक्टली नहीं पता होगा व्हाट एक्चुअल प्रॉब्लम इज। बट इसमें अवेयरनेस बहुत बड़ा काम करती है आपको। Obviously, that I can understand with your discussion. तो मुझे एक चीज बताइए, पैंडेमिक में तो इस तरीके का प्रॉब्लम काफी ज्यादा रहा होगा लोगों को, बहुत ज्यादा, पर्टिकुलरली हाँ जी, पर्टिकुलरली हाइजीन एंड हैंड वॉशिंग, पर्टिकुलरली क्योंकि आपने देखा पेंडेमिक में ये दो चीजों पे ज्यादा फोकस भी हुआ है। अब प्रॉब्लम ये हुई है सर कि जिनको पेंडेमिक में ओसीडी हुआ है हाइजीन या हैंड वॉशिंग का, उनका ट्रीटमेंट इज लाइक इनिशियल स्टेज है, स्टार्ट करेंगे तो बेनिफिशियल होगा। बट ये हॉरिफाइंग रहा उनके लिए जो पहले से इन प्रॉब्लम से डील कर रहे थे, जिनको पास्ट में भी ये प्रॉब्लम थी। तो आप सोच सकते हो उनके लिए कितना ज्यादा डिफिकल्ट रहा होगा। जैसे मतलब कि सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सपोज किसी को पास से है पहले से ही कि मुझे हाथ धोना है, मुझे हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेन करना है, मुझे 10 बार ये देखना है, 10 बार हाथ धोना है। बहुत सारे लोगों को होता है कि मैंने ये टच कर लिया, एक बार हाथ धोऊंगा, मैंने वो टच कर लिया, फिर से हाथ धोऊंगा, और मैंने धोया नहीं तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अपने हाथ से परेशान हूँ। नाउ पैंडेमिक में क्योंकि इस तरीके के सजेशंस बहुत ज्यादा दिए गए है ना, जो प्रोटोकॉल था उसमें भी बहुत बार बोला गया कि आपको हाथ धोना है, रेगुलरली धोते रहना है। तो जो क्या कहते हैं उसको जो लगाते हैं हम लोग हाथ में आजकल, सैनिटाइजर। हाँ, सैनिटाइजर है ना, सैनिटाइजर हैव बिकम लाइक अ बज़वर्ड दीस डेज, मतलब तो सबके घरों में मिलता है एंड सो ऑन। तो इसके कारण से क्योंकि अब बाकी लोग भी इसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो डोंट यू फील लाइक कि अब थोड़ा सा ज्यादा हार्मनी है कि पहले तो मैं भी ऐसा बिहेव नहीं करता था, आज मैं भी ऐसा बिहेव कर रहा हूँ, और जो लोग फील करते थे पहले से वो भी फील कर रहे हैं। बट सर आपने देखा होगा, मैंने पहले भी कहा है, मैं अब भी कहती हूँ कि हम वैलिड इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं ग्रास्प करते, हम कभी लेते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, हम आधा इंफॉर्मेशन सुन के बाकी हम खुद कर लेंगे अकॉर्डिंग टू जो भी हमें फॉलो करने के लिए दिया जाता है रूल्स और रेगुलेशन, उसमें भी एक लिमिट होती है। हाथ हैंड वॉश करना है, ऑब्वियसली हमें अपने खुद को इन्फेक्शन से बचाना, वंस इज इनफ। बट अ पेशेंट विद ओसीडी व्हाट ही और शी विल डू इज, वो एक बार नहीं धोएंगे सर, वो इन स्ट्रेच 5 से 6 से 10 15 बार धो सकते हैं। इन सीवियर एंड क्रॉनिक केसेस 30 to 40 टाइम्स हो जाता है। कुछ लोगों में इतना ओसीडी खराब हो जाता है सर कि उनका पूरा दिन निकल जाता है अपने ऑब्सेशंस को कंट्रोल और सप्रेस करने में। तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है, हमें हाइजीन रखना है। इवन मोर बिकॉज़ अब जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया मेरे ख्याल से वो और क्लैरिफाई कर रहा है कि अभी पैंडेमिक चल रहा है तो मुझे अपना ध्यान रखना है, किस कारण से मुझे अपना हैंड वॉश करना है इज वन थिंग, और मुझे हमेशा ही हैंड वॉश करना है, या मैंने किसी चीज को छू लिया तब 20 बार 25 बार हाथ धोना है,
are completely different things. Now I जी get your point. Now I get जी your सर, एग्जैक्टली। point. तो इसीलिए जब इनकी ट्रीटमेंट भी दी जाती हैं तो वो जी। भी प्रॉपर आपका सराउंडिंग और एसओपीज या जो भी आपको इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेंडेमिक दी गई है हाइजीन रिलेटेड, उनको देख के ही आजकल फॉलो किया जाता है इनका ट्रीटमेंट भी, जो भी इनका थेरेपीज एंड ऑल दैट है, साइकोलॉजिकल थेरेपीज जो मेडिकेशन में तो कोई चेंजेस नहीं आ सकती। तो जो थेरेपीज हम देते हैं, क्योंकि हम जो इनमें थेरेपीज देते हैं उसमें आपको एक्सपोजर किया जाता है तो टू द थेरेपीज या ट्रीटमेंट्स की अगर बात करें तो इट इज ओनली थेरेपीज और देयर आर मेडिसिन एज वेल, क्या किस तरीके से? मेडिसिन है सर, क्योंकि मॉडरेट एंड जो क्रॉनिक होते हैं वो विदाउट मेडिकेशन इज लाइक उतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा। सिर्फ थेरेपीज उतना नहीं रहेगा, कुछ लोगों में इतना होता है विल पावर के वो विदाउट मेडिकेशन भी खुद को ठीक कर लेते हैं, बट मेडिकेशन के साथ वो ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। एंड क्रॉनिक में तो मेडिकेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्लस थेरेपी आपको बेनिफिट देती जाती है। अब इसमें हम जैसे ERP लगाते हैं, दैट इज एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। तो ये जो इसका फुल फॉर्म है इटसेल्फ बता देता है। थेरेपी का मतलब है कि आपको एक्सपोजर दिया जाता है जो भी स्टिमुलेशन आपको इफेक्ट करती है उसके लिए, और जो आप रिस्पॉन्स देते हैं वो रिस्पॉन्स आपको नहीं देने देते हैं। अच्छा। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी, थोड़ा इजी हो जाएगा। लाइक आपको अगर हाइजीन का प्रॉब्लम है तो आपको किसी भी कंटामिनेटेड एरिया में, नॉट पेंडेमिक रिलेटेड अभी मैं नहीं बता रही हूँ, किसी भी कंटामिनेटेड एरिया में थोड़ा सा एक्सपोजर देंगे, आपको वापस लाएंगे, यू कैन टेक अ शावर और यू कैन वॉश योर हैंड ओनली वंस, दैट्स इट। आप अपना रेपिटेटिव बिहेवियर नहीं दिखाते हैं। तो आपको थॉट्स चलते रहेंगे दिमाग में, बट यू कांट रिपीट योर बिहेवियर ऑफ हैंड वॉशिंग और टेकिंग शावर अगेन एंड अगेन, जस्ट टू मेक यू रियलाइज कि आपके थॉट्स आपके लिए फैटल नहीं है। आपने उतना कर दिया जितना आपकी हेल्थ के लिए सफिशिएंट था, रिक्वायर्ड था। बार बार करने से कोई चेंजेस नहीं आएगा। एग्जैक्टली, दैट इज द रैशनल थिंग व्हिच नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड और अंडरस्टूड एज वेल ना। हाँ जी, तो जैसे काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है उसी तरीके से अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो और मेडिकेशंस भी होते होंगे इसमें? एग्जैक्टली सर, उससे आप काम डाउन हो जाएंगे, आपका कॉग्निशंस चेंज होते हैं। इसमें CBT भी लगती है जिसमें आपके इरेशनल थॉट्स को एक रैशनल फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे अगर आपको दिमाग में थॉट्स आएंगे, आपके माइंड में थॉट आएंगे कि आई विल डाई इफ आई विल नॉट वॉश माई हैंड्स अगेन एंड अगेन, तो उसका आप रैशनल थॉट क्या उसको काउंटर अटैक करेगा कि आई डिड व्हाट वाज रिक्वायर्ड, माय थॉट्स आर नॉट गोइंग टू किल मी। ऐसे आपको काउंटर अटैक्स देने होते हैं आपके इरेशनल थॉट्स को किसी रैशनल थॉट के साथ। तो वो हम कॉग्निशंस में करते हैं, जिसमें कॉग्निटिव थेरेपी होती है, आपकी थिंकिंग पैटर्न को चेंज करते हैं हम। और एक्सपोजर में भी 2 तरह की थेरेपीज लगती हैं। आपको रियल लाइफ एक्सपोजर भी दिया जाता है, या फिर आपको इमेजेस से या वैसे सीन्स वगैरह दिखा के या इमेजिनेशन से भी आपको एक्सपोजर दिया जाता है, क्योंकि उससे भी सिंटिलेशंस होते हैं माइंड में, तो लोग उस तरीके से बिहेव करेंगे। हमको डिसेंसिटाइज करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये डिपेंड करता है पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी, बंदा कौन सी थेरेपी से ज्यादा इजीली कोप अप कर पाएगा आहिस्ता आहिस्ता, तो उस अकॉर्डिंग थेरेपीज दी जाती हैं। प्लस मेडिकेशंस तो हैं ही इनके लिए, और साथ में फैमिली भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्योंकि कुछ फैमिली समझ नहीं पाती हैं प्रॉब्लम। तो जब कोई बंदा, अगर हम हैंड वॉशिंग ही करेंगे तो बार बार हाथ धोएगा, तो क्वेश्चन क्या होता है, डोंट डू दिस, क्यों कर रहे हो, तुम पागल हो जाओगे। तो ये स्टेटमेंट्स क्या होती है ना, ये और ज्यादा हार्मफुल हो जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट्स कभी नहीं देनी चाहिए उस बंदे को जो पहले से ही एक ऐसी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है जिसपे उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है। Instead of that, you can say like, I know this is hard, but you can recover from this. No, मैं आपके साथ मेडिकेशंस या थेरेपीज के लिए जा सकता हूँ, मैं आपके साथ डॉक्टर के पास जा सकता हूँ। ऐसी स्टेटमेंट्स देना बेटर रहेगा, इंस्टेड ऑफ कि आप बंदे को रोके। आप उसको रोकने से कुछ नहीं होने वाला, अगर उसके हाथ में होता तो खुद ही रुक जाता। तो ये OCD तो फिर भी काफी कॉमन है, या लोग काफी बात भी करते हैं इस चीज के बारे में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज दिस PTSD? बिकॉज दिस इज नॉट वेरी कॉमन, और नॉर्मली हमारे लैंग्वेज में भी नहीं आता। OCD तो मैंने बहुत बार स्टूडेंट से सुना भी है कि वो कहते रहते हैं मुझे OCD है, या उसको OCD है, समथिंग लाइक दैट। व्हाट इज दिस PTSD? सर, PTSD का फुल फॉर्म है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ओके। आई थिंक ये ज्यादा कॉमन है, क्योंकि
इसका मतलब होता है कि जब भी आपको कोई भी ट्रोमैटिक इवेंट होता है आपकी लाइफ में, कोई भी ट्रोमैटिक इवेंट या कोई भी ऐसे क्राइसिस होते हैं जो आपने सोचे नहीं होते कि लाइफ में होंगे, या सडन लाइक दिस पेंडेमिक, या पेंडेमिक के दौरान डेथ वगैरह हुई है, उसके बाद जो ट्रॉमा इंसान सफर करता है, जो साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल उससे सिम्टम्स एलिमेंट्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ओके। तो ये नॉर्मल होता है अनटिल एंड अनलेस ये आपका जो एक रिक्वायर्ड पीरियड होता है एक ट्रॉमा से निकलने के लिए, आप उसको एक्सटेंड करते हैं, आप एक्सीड कर जाएं उसको। जैसे ओके। किसी के भी फैमिली में कोई ट्रॉमेटिक चीज होगी, किसी भी डेथ हो जाएगी, एक रिक्वायर्ड टाइम हमें चाहिए होता है उससे बाहर निकलने के लिए, दैट इज नॉर्मल। पर कुछ लोग नहीं निकल पाते, आपने देखा होगा कुछ लोग फॉर एवर उस चीज में, उस दुख में, उस लाइक शॉक में रह जाते हैं, वो नहीं निकल पाते, वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, उनको फॉर एवर ट्रॉमा रहता है, वो बहुत इमोशनली वीक हो जाते हैं। और भी बहुत सिम्टम्स, जैसे उनकी प्रोफेशनल लाइफ खत्म हो जाती है, पर्सनल लाइफ खत्म हो जाती है, एलिमेंट्स उनको साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो ये होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, व्हेन यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट ट्रॉमा, एटलीस्ट 1 मंथ के बाद भी आप जब उसको एक्सीड कर जाएं, एंड इफ इट गोज बियॉन्ड 3 मंथ्स, तो ये क्रॉनिक में फॉल करता है। ओके। तो अब अगर हम इसका सिम्टम्स देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो इसमें डेफिनेटली एक ट्रॉमेटिक इवेंट का होना जरूरी होता है। उसके बाद जो पेशेंट होता है, एनीथिंग रिलेटेड टू दैट ट्रॉमेटिक इवेंट, एनीथिंग, चाहे वो जगह हो, बंदे हो, या अगर किसी का कार एक्सीडेंट हुआ हो तो एनी काइंड ऑफ कार, इवन कि समटाइम्स कार हॉर्न्स, एनीथिंग, वो उन सब जगहों को, उन सब स्टिमुलेशंस को अवॉइड करता है। ओके। ये इतना ज्यादा भी बढ़ सकता है सर कि वो शायद घर से बाहर भी ना निकले, टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। ओह माय गॉड। ओके। ये प्रॉब्लम होती है। तो उसकी वजह से उसका सारा लाइफ साइकिल, प्रोफेशनल, पर्सनल, एवरीथिंग एक हॉल्ट पे आ जाता है। तो जैसे ये तो मैं समझ सकता हूँ कि दिस इज़ वेरी कॉमन देन एंड इट हैपेंस टू एवरीबॉडी आई गेस सो। और मैंने खुद ने भी देखा है कि कुछ लोगों के घरों में डेथ्स हुई हैं तो दे कुड नॉट कम आउट ऑफ दैट एग्जैक्टली। फॉर क्वाइट सम टाइम। जैसे आपने 1 मंथ या 3 मंथ्स के बारे में बताया, तो 1 मंथ में या 3 मंथ्स में भी वो नहीं निकल पाए, तो दैट आई रिमेम्बर। बट पैंडेमिक में अपार्ट फ्रॉम डेथ और कोई चीज़ जिसके कारण से आपको ये पीटीएसडी हो एग्जैक्टली सकता है? सर, एक तो ऑब्वियसली डेथ ऑफ लव्ड वंस तो है ही है, उससे बड़ा ट्रॉमा और क्या हो सकता है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस लोगों को नियर हुए, डेथ एक्सपीरियंसेस। फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, यस। एंड आइसोलेशन, कुछ लोग बहुत लंबे टाइम तक आइसोलेशन में रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा ट्रॉमा रहा है। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो होमसिक होते हैं, उनके लिए इससे बड़ा ट्रॉमा कुछ नहीं हो सकता। अब कोई बंदा आउट ऑफ स्टेट जॉब करता है, या कोई अभी अभी आउट ऑफ स्टेट पढ़ने गया है, उसके जाते ही पीछे से ये लॉकडाउन लग गया, उसके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा रहा है सर ये। अगर वो वापस नहीं आ पाया। एग्जैक्टली। और फिर आप देखिए कितना लंबा गया है ये लॉकडाउन, वो वापस भी घर नहीं आ पाए। तो ऐसे ऐसे बहुत सी चीजें ट्रॉमेटिक रही हैं, एंड जरूरी नहीं है सर हर इंसान के लिए कोई बड़ा इवेंट ही ट्रॉमेटिक रहे। पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी डिपेंड करता है, किसी के लिए कोई छोटी सी बात भी बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक हो सकती है। जैसे कोई एग्जांपल बताइए, कोई छोटी सी बात जो कि तो ट्रॉमेटिक हो जैसे सकती आपको किसी इस पेंडेमिक में किसी फ्रेंड ने आपका कॉल नहीं उठाया जिसपे आप बहुत है। ज्यादा ट्रस्ट करते ओके हैं, ओके 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 ओके। और किसी बंदे के लिए इट इज ओके नहीं उठाया, किसी के लिए वो हाँ, बहुत वो बड़ा एक शॉक रह गया है, उसको क्या कहते हैं, वो कॉल वाला जो मैंने बनाया भी था एक बार वीडियो। कॉल एंजाइटी, हाँ, कॉल एंजाइटी। वो दैट इज डिफरेंट। बट हाँ, ये उसके लिए हो सकता है नहीं मतलब कि जैसे कि सपोज मुझे कॉल एंजाइटी है, मैंने आपका फोन नहीं उठाया और आपको जो है उस कारण से ट्रॉमा हो जाए, ये भी मे हो बी, सकता हाँ, आई बी लाइक, आई हैव वन पर्सन whom I can trust blindly, मैंने है। अपना सारा होप आप पे लगा दिया एंड यू डिडंट पिक माय कॉल, तो दैट कैन बी काइंड ऑफ शॉक फॉर मी कि आई हैड ओनली वन होप, उसने भी मेरी हेल्प नहीं की, तो वो भी मेरे लिए, और फिर उसके बाद मे बी मैं आपको एवरी सिचुएशन में अवॉइड कर दूं, मैं आपके कॉल्स अवॉइड कर दूं, इवन कि आपसे रिलेटेड लोगों को भी अवॉइड कर दूं, बट फिर भी हम बड़े बड़े इवेंट्स को ही ज्यादा कंसिडर करते हैं। तो ये थोड़े सिम्टम्स वगैरह पता होने चाहिए इन दोनों प्रॉब्लम्स की, कि अगर आपको या आपसे रिलेटेड कोई बंदे में ऐसे आप देख सकते हैं, तो रिकॉग्नाइज करना इजी हो जाता है, क्योंकि इनका अवेयरनेस आपको
गूगल करना पड़ेगा, तो कहीं जाके ऐसे डिसऑर्डर्स आपको कहीं पे पता चलेंगे। नॉर्मली आपको नहीं पता होते हैं लोगों को ये चीजों के बारे में। तो ये इसके कोई ट्रीटमेंट्स भी होंगे, तो एग्जैक्टली सर। थेरेपीज होते होंगे, मेडिकेशंस होते होंगे, उसको थोड़ा सा सजेस्ट हाँ करें। जी, जी सर। मेडिकेशंस के लिए दे कैन गो फॉर साइकेट्रिक कंसल्टेशन। एंड थेरेपीज में सर हम इसमें भी एक्सपोजर थेरेपी लगाते हैं। एक्सपोजर में होता है लाइक फॉर एग्जांपल किसी का कार क्रैश हुआ है, उसमें वो नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है, तो दोबारा वो कभी कार को देखेगा ही नहीं। तो फिर हम उनको आहिस्ता आहिस्ता डिसेंसिटाइज करते हैं कि नहीं, इफ दिस हैपेंड वंस, दिस वोंट हैपन अगेन। तो आप थोड़ा कभी उनको कार के पास ले जाएंगे, उनको कार चलाने की वीडियोस दिखाएंगे या उनकी प्रीवियस वीडियोस दिखाएंगे, इस तरीके से उनको आहिस्ता आहिस्ता डिसेंसिटाइज करेंगे। एंड सेम हम पेंडेमिक में भी कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर किसी के फैमिली मेंबर की किसी हॉस्पिटल में डेथ हो गई ड्यू टू कोविड, तो वो उस हॉस्पिटल को अवॉइड नहीं कर सकता, कब तक करेगा? हमें मेडिकल हेल्प चाहिए होती है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता डिसेंसिटाइज करेंगे कि जो हो चुका है दैट इज नॉट गोइंग टू रिपीट। आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको मेडिकल हेल्प चाहिए, तो हम उन्हें उन सिचुएशंस में थोड़ा एक्सपोज करेंगे। बट ये सारी की सारी चीजें सर प्रोफेशनल के अंडर ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। हाँ जी, खुद से कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको इसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सारा हम ऐसे करते हैं, एक्सपोजर थेरेपी इस तरीके से देते हैं। एंड देयर आर मेनी अदर थेरेपीज, इसमें भी सीबीटी लगता है। नहीं, एक और एक थेरेपी होती है जो हम प्रेजेंट पे ही सेंटर्ड रहते हैं, उसे पीसीटी कहते हैं। वो हम ट्रॉमेटिक इवेंट पे इतना ध्यान नहीं देते, बट उनके इफेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि जो इफेक्ट्स हुए हैं हम उनको कैसे अब करेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी थेरेपीज अवेलेबल हैं, एंड देयर आर मेनी थेरेपीज, बट वी अप्लाई देम अकॉर्डिंग टू द पर्सन, कि एक पर्सन के लिए कौन सी एप्लीकेबल होगी। मैम, ये सारी इंफॉर्मेशन तो एक चीज़ है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ कि ये जो नॉर्मली हमारी एक टैबूज बनी हुई है कि किसी साइकेट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना विल बी लाइक कि मैं पागल हूँ या मुझे कोई बीमारी है जो कि पागलपन से रिलेटेड है समथिंग। इन टैबूज से बाहर आने का या आने के लिए जो कुछ थोड़ी सी अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है, और हर किसी को जो है कुछ तरीके के ट्रॉमास, एंजाइटी, डिप्रेशन, और क्योंकि हम लोग बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें होना बहुत नॉर्मल भी है। तो कैसे कोई पर्सन जो है थोड़ा सा अपने आप को सेंसिटाइज कर सकता है या अवेयर कर सकता है अपने आप को कि यार मैं थोड़ा सा इन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर आके प्रोफेशनल हेल्प लूँ? क्योंकि हम 10 बार तो यही सोचते हैं कि मैं किसी के पास जाऊँगा अपनी कोई इस तरीके की प्रॉब्लम को लेके, तो या तो फिर मैं किसी को बोलूँगा कि मेरे दोस्त को ये प्रॉब्लम है। यूजुअली आपको भी पता होगा, है ना, कि हम ये कहते हैं मेरे दोस्त को थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी हेल्प करिए, वो आना नहीं चाहता है इसलिए आई केम, जबकि मुझे ही प्रॉब्लम रही होगी, है ना, या मुझे ही प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ की आई रिफ्रेन फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट और फ्रॉम अ साइकियाट्रिस्ट कि अगर मैं जाऊँगा तो बहुत बदनामी होगी, या वी यूजुअली लाइक टू कीप इट एनोनिमस, है ना, एंड सो ऑन। तो थोड़ा सा सजेस्ट करिए कि ये चीज़ों को कैसे दूर किया जाए, बिकॉज वी नीड हेल्प but we are not taking it even if it is available. So as a psychologist हमारा ना कुछ ethical rules होते हैं, that is confidentiality. ये चीज प्रोवाइड करने के बावजूद भी लोग नहीं आते हैं कि अगर आप अपना, क्योंकि हमें पता होता है कि एक सोसाइटी में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होना माना जाता है कि अगर आप उसको अपने प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करेंगे तो आपको एक टैग दे दिया जाएगा। वो टैग के साथ आप लाइफ नहीं जी सकते, और इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसी हेल्पलाइंस भी रखते हैं। बट सर जितना ज्यादा अवेयरनेस आप अच्छे लेवल पे, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट रखे गए हैं, इसका मतलब ये है कि दीज प्रॉब्लम्स आर नॉट दैट लाइक बिग इश्यूज जैसा हम मानते हैं अदर सोसाइटीज वगैरह में। तभी तो ये एक फैसिलिटी अवेलेबल की गई है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जाएं। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकते। अगर आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकते। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आपको साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। ये प्रोफेशंस बने हैं, मींस ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं।
हम्म, और ये प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये आपको कोई टैग नहीं देती, ये आपको सोसाइटी से अलग नहीं बनाती, ये जस्ट आपको सोसाइटी में फिट इन करने में और ज्यादा हेल्प करती हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वी सॉल्व दैट प्रॉब्लम, हम आपको हम्म। उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में हेल्प करते हैं। सर इसका अवेयरनेस के अलावा कोई और वे नहीं हो सकता, तो बिकॉज जो भी हेल्पलाइंस अवेलेबल होती हैं दे आल्सो कीप द कॉन्फिडेंशियलिटी। और मेरे ख्याल से अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट लेते हैं तो मेरे ख्याल से दे आल्सो मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी। तो एग्जैक्टली सर। इसको छोड़कर और सपोज कि इफ आई हैव अ प्रॉब्लम या इफ सपोज समबडी रिक्वायर्स एनी हेल्प, तो क्या और कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम हेल्पलाइंस को कांटेक्ट करना या किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लेना, और क्या किया जा सकता है? ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली शायद आपसे स्टूडेंट्स ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं और वो आके आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, या उनको आप जो है थेरेपीज प्रोवाइड करते होंगे या हेल्प प्रोवाइड करते होंगे। हाउ अबाउट एल्डर्स एज वेल, कि हमें अपने आप को सपोज इफ आई वांट टू चेक माई सेल्फ कि वेदर आई हैव ओसीडी और वेदर आई हैव दिस पीटीएसडी, या मुझे और किसी तरीके का डिप्रेशन या एंजाइटी या कुछ इस तरीके का चीज तो नहीं हो रहा है, तो एक छोटा सा चेक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? और अगर सपोज मुझे ऐसा कुछ मिलता है तो मतलब कि व्हाट शुड बी माय स्टेप, कि शैल आई कांटेक्ट अ साइकोलॉजिस्ट और शैल आई कांटेक्ट अ साइकियाट्रिस्ट और शैल आई गो फॉर वो क्या कहते हैं हेल्पलाइंस, क्या करना चाहिए? सर मैं आपको एक सबसे बड़ा पॉइंट बताऊंगी जहाँ पे आपको थोड़ा रियलाइजेशन होगा दैट यू आर हैविंग सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। हम्म, आपका नॉर्मल लाइफ जो होता है, हम जो एक हम्म, नॉर्मल लाइफ चल वो थोड़ा डिस्टर्ब जरूर हो जाएगा। ओके, आपका लाइफ पैटर्न जो नॉर्मली चल रहा होता है ना वो थोड़ा सा डिविएट हो जाता है, एंड यू विल रियलाइज दैट देर आर वेरी फ्यू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसमें आपको कोई और बताता है यू नो व्हाट यू आर हैविंग दिस प्रॉब्लम। अदरवाइज मोस्टली आपको पता चल जाता है। लाइक डिप्रेशन में यू लूज इंटरेस्ट इन एवरीथिंग। ओके, इन एंजाइटी यू आप बिल्कुल शांत नहीं बैठ सकते हैं। ओके, यू ऑलवेज वरीड, ऑलवेज वरीड। इन ओसीडी सेम थिंग, आप कोई ना कोई कंपल्सिव एक्शन करते रहेंगे जब तक आपका ऑब्सेशन कंट्रोल में नहीं आता, एंड यू विल फाइंड इट लाइक कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग। सेम इन पीटीएसडी, आपको सेम प्रॉब्लम होती रहेगी। सो आपका नॉर्मल लाइफ जहाँ इफेक्ट होना शुरू हो जाता है वहां आपको रियलाइज हो जाता है कि समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग एंड आई हैव टू वर्क फॉर इट। मुझे इस पे काम करना है, इसके लिए काम करना है। ओके। तो इससे ज्यादा आप और कुछ रियलाइज नहीं कर तो सकते। आई आई कुछ आई लोग, जी जी, आप बता। तो कुछ लोग क्या होता है ना सर, इस वार्निंग साइन को इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर कर, अवॉइड कर देते हैं, उसके बाद वो फिर मॉडरेट एंड क्रॉनिक फेज में चले जाते हैं। देन तो दे नीड सपोज प्रॉपर सपोज जैसे मेडिसिन। कि इफ आई फेल्ट टुडे कि यार मुझे ओसीडी है ना, तो आई आई फाउंड आउट, है ना, या फिर सपोज कि इस वीडियो को देखने के बाद भी कुछ लोग जो है अपने बिहेवियर को अगर थोड़ा सा रिकॉग्नाइज री, करेंगे। हाँ, है ना, एग्जैक्टली। अगर एनालाइज करेंगे तो समझ सकते हैं कि भाई उनको क्या है। तो जी सपोज इफ somebody is having ओसीडी, तो जी सर, उसको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए कि साइकोलॉजिस्ट के पास? इट्स कंप्लीटली देयर चॉइस। अच्छा, ओके, कंप्लीटली देयर चॉइस। ओके, उनका अपना चॉइस है। हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं कहते कि आप हमारे पास आए, आपको साइकेट्रिस्ट की जरूरत नहीं है, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, हमारी जरूरत नहीं। इट्स देयर चॉइस, उनको कौन सा हेल्प पहले चाहिए। ओके, अगर वो साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे और उनको लगेगा कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत है, वो आपको हमारे पास भेजेंगे। आप हम्म, हमारे पास आएंगे, हमें लगेगा आपको साइकेट्रिक कंसल्टेशन की जरूरत है, हम आपको रेफर कर देंगे। ये ओके, उनका पर्सनल चॉइस है, वो किसके पास जाना चाहते हैं। हम सिर्फ इतना सजेस्ट करेंगे ये वीडियो देखने के बाद, अगर आपको लगता है आप में या आपके सराउंडिंग में किसी इंसान को प्रॉब्लम है, तो आप जितना इमीडिएट हो सकता है हेल्प ले लें, दैट्स इट। अदरवाइज आप जितना अवॉइड, जितना इग्नोर करेंगे, उतना वो प्रॉब्लम सीवियर होता जाएगा, उतना क्रॉनिक होगा, फिर उतना ही ज्यादा आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। amazing. In fact, this is the truth and this is something, क्योंकि जैसे हम कल भी एक सेमिनार कर रहे थे तो वहाँ पर भी जो है इनर वॉइस को सुनने की बात जो है निकल कर आई थी, और हमने कहा भी था कि हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ या इनर वॉइस या सो कॉल्ड एक अंडरस्टैंडिंग को जो है कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। नेवर। बिकॉज वी नो अबाउट आवर सेल्स कि हमसे कुछ गलत हो रहा है, या हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, या मेरी जी सर। बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है, या मेरा माइंड ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, आई एम अनएबल टू कंसंट्रेट, और आई एम फीलिंग डिजी, आई एम फीलिंग बैड अबाउट समथिंग एंड दिस एंड दैट। तो ये और कोई नहीं बताता है, मुझे खुद को ही पता चलता है।
और उसके बाद अगर हम उसको भी इग्नोर करें या अवॉइड करें तो ऑब्वियसली द फॉल्ट लाइज विद अस rather than with anybody else, है ना? जी तो सर। the onus is also and the responsibility is also on us कि हम अपना टेक केयर करें एंड अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स या साइंस लगते हैं हमें तो कंसल्टेशन लेना ही चाहिए, है ना? बिकॉज जी सर। ऐसा भी हो सकता है कि आई एम फीलिंग दैट आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम बट वंस आई विल गेट द कंसल्टेशन मुझे ये भी पता चल सकता है कि नहीं भाई है नहीं, ये बहुत नॉर्मल है या इस कारण नॉर्मल से है, हो रहा है। एग्जैक्टली। यस, वेरी वेरी ट्रू। सो इसीलिए ऑन सर दिस मैंने एक नोट, चीज मेंशन की थी कि देयर इज अ वेरी फाइन लाइन। या वो फाइन लाइन हमें अंडरस्टैंड करनी है। कुछ एक्शंस नॉर्मल होती हैं और कुछ एक्शंस बहुत ज्यादा वी सेड वो थोड़ा सा डिविएट हो जाती हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल उनमें एक बहुत फाइन लाइन होती है। हैंड बिल्कुल। वॉशिंग करनी है हमें हम्म। पेंडेमिक के दौरान, लेकिन कितनी करनी है वो आपका डिफाइन करता है बिहेवियर कैसा और है। ऐसे भी सिंस आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सो इफ आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल नथिंग लाइक दैट, राइट? बिकॉज मैं अगर किसी फील्ड के बारे में जानता हूँ तो वहां पे मेरा कंसल्टेशन या काउंसलिंग काम करेगा, बट इफ आई डू नॉट नो अबाउट समथिंग सो लेट्स टेक अ प्रोफेशनल हेल्प, तो वो ज्यादा हेल्पफुल भी रहेगा। तो वो चीज है। जी सर। It was really on this note I will like to thank you so much for थैंक यू। uh, not only giving us the time but also providing us with these insights and inputs, क्योंकि ज्यादातर चीजें, और ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि ज्यादातर चीजें हम अवॉइड करते हैं, इग्नोर मारते हैं कि अरे कुछ नहीं हुआ है, ऐसा है वैसा है, या मतलब somehow even we are fooling ourselves, right? क्योंकि एक एग्जैक्टली तो सर। काम करते हैं हम कि पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे होते हैं कि ये है वो है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। दूसरा है कि हम अपने आप को भी बना रहे हैं, तो मतलब कि देन इट मेक्स नो सेंस एंड द पर्पस इज डिफीटेड कंप्लीटली। तो यस, इफ सपोज समबडी फील्स लाइक कि उसको थोड़ा सा कुछ हेल्प की जरूरत है और उसको कोई इस तरीके के सिम्टम्स हैं या कोई साइंस हैं, तो ऑब्वियसली दे शुड गो फॉर प्रोफेशनल हेल्प and एग्जैक्टली सर। they can go to either the psychologist or the psychiatrist. There is absolutely no problem. It's the person's choice. जी So सर। thank you so much once again, ma'am, because थैंक it यू was सो really मच सर, an थैंक यू enriching सो मच। experience। और जो है आपसे बात करके बहुत सारी चीजें क्लियर भी हुई, जैसे कि इवन इफ आई न्यू व्हाट इज पीटीएसडी बट आई वाज नॉट नोइंग पीटीएसडी, है ना? तो ट्रॉमा के बाद डिसऑर्डर्स होते हैं ये पता है, बट पोस्ट ट्रॉमेटिक जो क्या कहते हैं आप उसको, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। स्ट्रेस डिसऑर्डर, या जी सर। तो स्ट्रेस डिसऑर्डर मतलब ये पूरा फुल फॉर्म नहीं पता था, तो ऑब्वियसली मुझे लगा कि ये कॉमन नहीं है, ओसीडी तो मैंने सुना है बच्चों से। तो थैंक यू सो मच फॉर थैंक इन्फॉर्मिंग यू, अस थैंक अबाउट यू ऑल सो दीस मच सर। थिंग्स। इट वाज थैंक रियली अ प्लेजर। थैंक यू। थैंक यू सर।